नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान की नेतन्याहू को मारने की धमकी की, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान की, तमिलनाडु 10th of May and West Bengal 7th of May। देखेंगे देश में गैस सिलेंडर की किल्लत पर क्या है सरकार का रुख, बंगाल चुनाव के लिए सीएम ममता ने क्या चला मास्टर स्ट्रोक, जानेंगे योगी सरकार पर क्यों लगा ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे जातिवाद के आरोपों से घिरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट से आप संयोजक केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस दूसरी पीठ को ट्रांसफर करने की याचिका ठुकराई। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मामले की कर रहे हैं सुनवाई। संसद में सीएपीएफ बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया विरोध। 23 मार्च को जंतर मंतर पर देंगे धरना, सरकार को जारी किया नोटिस। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और सिफारिशें 15 मार्च 2026 से शुरू। गणतंत्र दिवस 2027 के मौके पर होगी घोषणा, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से करेंगे भाजपा का सफाया, बोले यूपी में एसआईआर से परेशान हुई जनता। लद्दाख में सियासी पारा हुआ गर्म, सोशल एक्टिविस्ट वांगचुक की रिहाई के बावजूद लद्दाख एपेक्स बॉडी का विरोध प्रदर्शन का ऐलान। 16 मार्च को नागरिक समाज समूह करेंगे प्रदर्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग और खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान के द्वीपों पर हमला कर अमेरिका ने सारी सीमाएं लांघ दी है, जिसके बाद ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। उन्होंने सीधे इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को ही मारने की धमकी दे दी है। वहीं खाड़ी देशों ने ईरान से हमले रोकने की अपील की है। तो मिडिल ईस्ट में कैसे तेज हो रही है जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग 16वें दिन में प्रवेश कर गई है और इसके साथ ही सभी पक्षों के हमले और तेज हो गए हैं। जहां ईरान ने मध्य इजराइल में गोला बारूद दागे, तेल अवीव में कई इमारतों को निशाना बनाया, वहीं इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर जोरदार हमले किए। ईरान के इस्फहान शहर में कई जगहों पर मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल को युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान से उन्हें इतना जोरदार पलटवार मिलेगा। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों से जंग की मदद की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश हॉर्मुज जलरमरू मध्य की सुरक्षा में अमेरिका की मदद के लिए क्षेत्र में जहाज भेजेंगे। आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और इजराइल की जहाजों पर ईरान के हमलों ने इस क्षेत्र से होने वाले वैश्विक व्यापार को अस्त व्यस्त कर दिया है। वैसे ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट केवल अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद है, दूसरे किसी जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में तेल संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस जलमार्ग से 20% वैश्विक तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में अब ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ दूसरे देशों को जंग के मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। जापान ने बाधाओं का हवाला दिया तो दक्षिण कोरिया का कहना है कि वो इस पर विचार करेगा। यानी फिलहाल कोई दूसरा देश अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आता दिख रहा है, लेकिन ईरान के तेवर जरूर सख्त होते जा रहे हैं। ईरानी सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को खत्म करने की धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर ये बच्चों की जान लेने वाला अपराधी जीवित है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे और पूरी ताकत से उसे खत्म कर देंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक उनका पीछा किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ किया है कि उसने मिडिल ईस्ट में नागरिक या आवासीय क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच के लिए अपने पड़ोसियों के साथ एक समिति बनाने के लिए तैयार है। तेहरान खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रहा है और किसी भी ऐसी पहल का स्वागत करेगा जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल युद्ध की समाप्ति की गारंटी दे सके। दरअसल खाड़ी देशों ने ईरान से अपने क्षेत्रों पर हमले बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन हमलों में केवल अमेरिकी सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुविधाओं और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है, जिस पर ईरान का ये बयान सामने आया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अभी कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस बीच अरागची ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ फोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती असुरक्षा के पीछे एकमात्र वजह अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयां थीं। दूसरे देशों को मौजूदा हालात के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो इस संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं।
ईरान ने पहले भी कहा था कि वो केवल अपना बचाव कर रहा है और अब अरागची ने दोबारा साफ कर दिया है कि दूसरे देशों को जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। बहरहाल अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट जंग को खत्म करने की मांग उठ रही है तो इंतजार देश में 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान का भी हो रहा था और अब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल, असम से लेकर पुदुचेरी, केरलम तक चुनाव की तारीखें और काउंटिंग से जुड़ी सारी अपडेट सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। तो कब होंगे 5 राज्यों में चुनाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। Of elections, our pride is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार की असम की 126 सीटों पर, केरलम की 140 सीटों पर और पुदुचेरी की 30 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सीसी ने चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करते हुए बताया कि उनकी टीम ने हर राज्य का दौरा किया, वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लाखों चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सुलभ और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनावी व्यवस्थाओं का ब्यौरा देते हुए उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर 2,18,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। प्रति मतदाता औसत संख्या 750 से 850 के बीच होगी और किसी भी हाल में ये 900 से ज्यादा नहीं होगी। कुछ मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि कुछ मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग भाई बहन भी करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। आप जानते हैं कि इस बार सभी चुनावी राज्यों में मतदाता सूची का इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, जिसके बाद वोटर लिस्ट तैयार हुई है। इसे लेकर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 40 लाख है। अंतिम सूची के मुताबिक असम में वोटरों की संख्या लगभग 2 करोड़ 25 लाख होगी, केरल में 2 करोड़ 7 लाख, पुदुचेरी में 9,44,000, तमिलनाडु में 5 करोड़ 67 लाख और पश्चिम बंगाल में, जिसकी अंतिम सूची 28 फरवरी को जारी हुई थी, 6 करोड़ 44 लाख मतदाता होंगे। इसके अलावा माननीय न्यायाधीशों के फैसले के बाद जो भी पूरक सूची आएगी उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने का दावा किया है, लेकिन जिस तरह इन चुनावों से पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव की घोषणा के बाद सियासी दलों की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन इस वक्त फोकस में एलपीजी का मुद्दा बना हुआ है। चुनावी राज्य ही नहीं, पूरे देश में ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा था। विपक्ष तो पहले ही दावा कर रहा था कि मोदी सरकार की नीतियां फेल हो गई हैं और अब सरकार ने भी मान लिया है कि देश में एलपीजी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उसने कई घोषणाएं भी की हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में एलपीजी की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भरे हुए सिलेंडरों की जमाखोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि गैस एजेंसियों के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जमीनी स्तर पर हालात इतने गंभीर होने के बाद भी सरकार लगातार ये कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, साथ ही इसे अफवाह करार दे रही है। वहीं सरकार के इन दावों पर विपक्ष भी हमलावर है और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहा है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले के बाद किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है। देश में गैस संकट के बीच सरकार ने एलपीजी सिलेंडर नियमों में बड़ा बदलाव किया है और कहा है कि अब एक ही घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर दोनों कनेक्शन साथ रखना संभव नहीं होगा। अगर आपके पास पीएनजी कनेक्शन है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सरेंडर करना होगा और आगे रिफिल की मंजूरी नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एक घर में पीएनजी यानी पाइप गैस और एलपीजी सिलेंडर दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है वो अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा सकेंगे। जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा। पाइप गैस वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर अब सीधे भारत पर दिखाई दे रहा है। एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई होटल और रेस्टोरेंट पर ताला लग गया है और अब बात लोगों की नौकरी तक आ पहुंची है।
इस संकट के चलते कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और विपक्ष के हमले के बाद सरकार के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष से डर गई है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान ने भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक गुरुओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी, जिसे वोटरों को साधने की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन ऐलान से चंद घंटे पहले पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चल दिया। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक गुरुओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई अहम ऐलान किए हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन डबल हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्य के पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। अब इन सभी को हर महीने 2000 रुपए की राशि मिलेगी। सीएम ममता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार हर समुदाय और परंपरा का सम्मान करती है। पुरोहित और मुअज्जिन हमारे समाज की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करते हैं। हमने उनके सभी नए आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है। पुरोहितों के साथ साथ ममता सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 से सरकारी कर्मचारियों को रोपा 2009 के तहत डीए बकाया यानी अरियर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ममता ने बताया कि इसका फायदा किन किन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और पेंशन भोगी, स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी, पंचायतों और नगर निकायों के कर्मी और अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसे अपनी मां माटी मानुष सरकार का वादा पूरा करना बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव की तारीखों से ठीक कुछ घंटे पहले किए गए ये ऐलान वोटरों को साधने का एक बड़ा दाव है। अब ये दाव टीएमसी को कितना फायदा दिला पाता है, ये देखना होगा। ममता बनर्जी के मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो मुश्किलों में योगी सरकार भी घिर गई है। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के एक सवाल से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। एक सवाल के विकल्प में पंडित शब्द दिया गया था, जिसे लेकर सरकार को सफाई भी देनी पड़ गई। वहीं विपक्ष भी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए उस पर हमलावर हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा के एक विवादित सवाल ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। दरअसल यूपीएसआई परीक्षा के हिंदी खंड में पूछे गए एक सवाल ने न सिर्फ अभ्यर्थियों को चौंका दिया, बल्कि प्रदेश की राजनीति में जातिगत अपमान का मुद्दा भी गरमा दिया है। क्वेश्चन पेपर में किसी वाक्य के लिए एक शब्द से जुड़ा सवाल था कि अवसर के अनुसार बदलने वाला किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए थे और इसमें पहला विकल्प था पंडित। जैसे ही सवाल का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पंडित समुदाय और विभिन्न संगठनों ने इसे समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मामला बढ़ता देख यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आनन फानन में एक्स पर पोस्ट किया कि किसी भी समाज की गरिमा से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पोस्ट किया, इस प्रश्न और इसके विकल्पों पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भर्ती बोर्डों को भविष्य में शब्दों के चयन में संवेदनशीलता बरतने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन सरकार की इस प्रतिक्रिया आने तक मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए कहा कि जिस विचारधारा की नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों ने रखी, उसी सरकार में ब्राह्मणों को अवसरवादी बताया जा रहा है। अजय राय ने कहा, बीजेपी के मन में ब्राह्मण समाज के लिए तिरस्कार की भावना घर कर गई है। सरकार में बैठे ऊंचे पदों के मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा देकर अपने समाज के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। दरोगा भर्ती का एक प्रश्न पत्र चल रहा है जो क्रमांक संख्या 3 पर है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ए में लिखा है पंडित, बी में अवसरवादी, सी में निष्कपट और डी में सदाचारी। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। उन्होंने मंगल पांडे का उदाहरण देते हुए कहा कि जो समाज देश की आजादी के लिए लड़ा, उसे इस तरह अपमानित करना बीजेपी की असली सोच को दर्शाता है। जानकारों का दावा है कि एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ भर्ती परीक्षा जैसे संवेदनशील मंच पर इस तरह के सवाल ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि जांच की आंच किन अधिकारियों तक पहुंचती है।
घूसखोर पंडित के बाद अब इस विवाद ने यूपी की सियासत को काफी गर्मा दिया है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 92वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मायावती ने विरोधी दलों पर जोरदार हमला बोला। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर बड़ी मांग कर दी है। तो क्या कुछ कहा मायावती ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों खासकर सपा और भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। मायावती ने कहा कि आज जनता अच्छे दिन जैसे हसीन सपनों, हवाई बातों और लुभावनी घोषणाओं के चक्रव्यूह में फंसकर त्रस्त है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को इन पार्टियों के छलावा और दिखावा से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के हितकारी नहीं है। इन दलों से बहुजन समाज के हित व कल्याण की आशा करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। बसपा ही डॉक्टर अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने वाली असली पार्टी है। सपा व अन्य दलों की कथनी व करनी में बड़ा अंतर है। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी जैसी पार्टियां दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों का सिर्फ शोषण करती हैं और चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिरस्कृत कर देती हैं। ये कोई आरोप नहीं बल्कि इन पार्टियों का इतिहास है। मायावती ने कहा कि सांसदीय और विधायकी आदि का लालच देकर बहुजन समाज के वोट की शक्ति को कमजोर करने वाले इन दलों के साथ अपने निजी लाभ और स्वार्थ के लिए पार्टी व मूवमेंट से दगा करने वालों से भी दूरी रखनी जरूरी है। इतना ही नहीं, मायावती ने बहुजन समाज के लोगों से आह्वान किया कि वो बसपा से जुड़कर सच्चे मिशनरी अम्बेडकरवादी बने और अपनी वोट की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग दोहराई और इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार बसपा और कांग्रेस की मांग को मानती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलकर जनता को साधने की कोशिश की है जिसके जरिए यूपी चुनाव में बसपा को फायदा हो सके। अब मायावती अपनी इस कोशिश में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे विवादों से घिरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जातिगत भेदभाव के जरिए सिलेक्शन देने के आरोप लगाए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके बयान का पूरी तरह खंडन कर दिया था। और अब टीचर संगठन ने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन सवालों से घिर गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जाति के आधार पर यहां इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, जो कि संविधान के खिलाफ है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर डीयू प्रशासन की सफाई सामने आई थी। यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यों से परे बताया था, जिसके बाद ये मामला कुछ थमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब डीयू प्रशासन एक बार फिर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब टीचर संगठन ने भी यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं। दरअसल इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस यानी इंटेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण की कड़ी निंदा की है। इंटेक का कहना है, डीयू प्रशासन को सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े तथ्यों और आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के कई विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के तहत विज्ञापित बड़ी संख्या में शिक्षकीय पदों को साक्षात्कार के बाद नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया गया। इस संगठन का दावा है कि यह तब हुआ जब योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध थे और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक स्क्रीनिंग तंत्र भी मौजूद था। संगठन का कहना है कि पिछले कई सालों से नॉट फाउंड सुटेबल का बार-बार इस्तेमाल शिक्षकों, छात्रों और संसदीय समितियों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं टीचर संगठन के आरोपों के बाद डीयू प्रशासन अब घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी के आरोप सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।